एक कैफे में रिया अपनी तीनों सहेलियों के साथ बैठी हुई है। मेरी तो शादी के नाम से ही हालत खराब हो जाती है। मेरी भाभी को देख लो, सुबह से शाम तक घर के काम में लगी रहती है। कभी सास का काम, कभी ननद का काम, कभी रिश्तेदार आ गए तो उनके पीछे घूमो। अरे यार, मुझे तो डर लगता है शादी से। तो अकेली नहीं है, मेरी बुआ की लड़की की शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। जब भी फोन करो यही बोलती है, बस काम खत्म नहीं होता। कभी सोचती हूँ शादी के बाद लड़कियों की अपनी जिंदगी बचती भी है या नहीं। इसीलिए तो बोलती हूँ शादी उसी लड़की से करनी चाहिए जो घर पर ही कम रहे। जितना कम घर पर रहेगा उतनी कम जिम्मेदारियां रहेंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे वाह, आज पहली बार किसी ने मेरी बात पर हामी भरी है। क्योंकि मैं तो बचपन से यही सोचती हूँ, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसे घूमने का बहुत शौक हो, या जिसकी नौकरी ऐसी हो कि हर दूसरे हफ्ते किसी नई जगह जाना पड़े। मतलब तुझे घर बसाने से ज्यादा घूमने की पड़ी है। अरे घर तो पूरी जिंदगी बसा लेंगे, लेकिन अगर शादी के बाद भी वही सुबह उठो, खाना बनाओ, शाम को टीवी देखो और रात को सो जाओ, तो ऐसी जिंदगी का क्या मजा। सही है सही है। मुझे भी ना हर महीने कहीं ना कहीं घूमने को मिल जाए, मैं कभी किसी बात की शिकायत ही ना करूं। मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे अगर कोई ऐसा लड़का मिल गया ना जिसकी नौकरी में बहुत सारे टूर होते होंगे, तो मैं तो बिना सोचे उसी से शादी कर लूंगी। हर इंसान शादी से पहले अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचता है। कोई अच्छा स्वभाव ढूंढता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई बड़ा परिवार। लेकिन हमारी रिया रानी की पसंद कुछ अलग ही थी। उसे ऐसा पति चाहिए था जिसके साथ जिंदगी का आधा हिस्सा घर में नहीं बल्कि सूटकेस के साथ गुजरता हो। उसे लगता था जितनी ज्यादा यात्राएं होगी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी। लेकिन इंसान जब कोई सपना देखता है तब उसे उसकी चमक दिखाई देती है, वजन नहीं। रिया, जरा जल्दी नीचे आना, कुछ लोग आने वाले हैं। कौन आने वाला है माँ? लड़के वाले। है? इतनी जल्दी? आपने तो कहा था अभी सिर्फ बात चल रही है। अरे बात चल रही थी, अब मिलने आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, लड़का करता क्या है? बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अच्छा, और उसकी नौकरी की सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? महीने में 2-3 बार बाहर जाना पड़ता है उसे। सच? हाँ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बेंगलुरु, कभी हैदराबाद, जहाँ कंपनी भेज दे। मतलब ऑफिस टूर? हाँ। माँ, हमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे नहीं पता मेरी बेटे को क्या पसंद आएगा? अगर ऐसा है तो मुझे ये रिश्ता पहले से ही अच्छा लगने लगा है। अरे अभी लड़के को तो देख लो पहले। पापा, जिसने इतनी अच्छी नौकरी चुनी है वो बुरा कैसे हो सकता है? कई बार इंसान सामने वाले इंसान को कम और उसकी जिंदगी को ज्यादा पसंद कर बैठता है। रिया भी यही कर रही थी। उसने अभी तक रजत को देखा भी नहीं था, लेकिन उसके ऑफिस टूर के बारे में सुनकर ही उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे अपनी आधी दुनिया दिखाई देने लगी है। कुछ देर बाद, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम दोनों चाहो तो अंदर बैठकर बात कर सकते हो। जी जी, मैंने सुना है आपकी नौकरी में बहुत घूमना पड़ता है। हाँ, काफी। मैं घर में कम, बाहर ही ज्यादा रहता हूँ। आपको अच्छा लगता है? नौकरी है वही करनी पड़ती है। लेकिन नई नई जगह देखने को मिलती होंगी, है ना? हाँ, मिलती तो है। आपने सबसे अच्छी जगह कौन सी देखी? ये सवाल पहली बार किसी ने पूछा है। क्यों? आज तक सबने यही पूछा, सैलरी कितनी है, घर अपना है या किराए का। लेकिन आप ऐसी हैं जिन्होंने पूछा है पहली बार कि सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। क्योंकि मुझे ना घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो आपको मेरी नौकरी बहुत पसंद आएगी। मुझे तो आप भी अभी से पसंद आने लगे हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। रिश्ता कभी कभी दो लोगों की पसंद से नहीं, दो आदतों की वजह से भी जुड़ जाता है। रिया को घूमना पसंद था और रजत की नौकरी में घूमना लिखा था। दोनों को यही लगा कि इससे अच्छी शुरुआत शायद हो ही नहीं सकती शादी के बाद। रजत, अगला टूर कब है? अरे अभी तो शादी हुई है, तुम्हें घूमने की इतनी जल्दी है? हाँ तो शादी इसीलिए तो की है। मतलब? अरे मुझे लगा था अब हर महीने नया शहर देखने को मिलेगा। तुम सच में बहुत अलग हो। उसी समय रजत का फोन बजता है। जी सर। जी बिल्कुल, कल सुबह। ठीक है सर। क्या हुआ? कल सुबह बेंगलुरु जाना है। सच? हाँ। और मैं? अगर चाहो तो साथ चल सकती हो। मैं अभी पैकिंग करती हूँ। अरे सुबह की फ्लाइट है, इसलिए तो बोल रही हूँ, देर नहीं करनी चाहिए। अरे बहू, कहाँ भागी जा रही हो? मम्मी जी, कल हमारा टूर है। अरे अभी तो 2 दिन पहले आई हो। वापस भी आ जाएंगे। मम्मी जी, पति को अकेले छोड़ नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक है, खूब घूम कर आना दोनों। हाँ, जाओ।
शादी के तीसरे दिन ही रिया का पहला ऑफिस टूर शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि शादी के साथ साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी पूरा हो गया है। उसे क्या पता था कि पहली यात्रा और हर यात्रा में उतना ही फर्क होता है जितना पहली बारिश और पूरे बरसात के मौसम में होता है। एयरपोर्ट पर, रजत, मैंने पहली बार इतनी सुबह एयरपोर्ट देखा है। मुझे तो अब याद भी नहीं है कि आखिरी बार सूरज निकलने के बाद फ्लाइट पकड़ी थी कब। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, अब हर महीने ऐसे ही करेंगे। हाँ, रजत मुस्कुराता है। एयरपोर्ट से उतरकर रिया और रजत होटल के कमरे में जाते हैं, जहां कमरा इतना अच्छा था कि रिया को देखते ही सुकून मिल रहा था। और हो भी क्यों नहीं भाई, आखिर उसने हमेशा से यही तो चाहा था। वाह, इतना बड़ा कमरा, बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। अरे मैं नहीं जा सकता। क्यों? मीटिंग है भाई। कितनी देर चलेगी? शाम तो हो ही जाएगी। पूरा दिन? हाँ, कोई बात नहीं, मैं अकेले घुमाती हूँ। घूम लेना, लेकिन शाम को मुझे होटल में ही मिलना, क्योंकि रात को फिर काम है। रात को भी? अरे ऑफिस टूर छुट्टी मनाने के लिए नहीं होते रिया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। इंसान को नई जगह हमेशा अच्छी लगती है। पहले दिन होटल भी बड़ा लगता है, सड़कें भी नहीं लगती है, बाजार भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी रिया ने सफर का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा था। पूरी किताब पढ़ने में अभी काफी समय बाकी था। 3 महीने बाद। रजत, अगला टूर कहाँ का है? इस बार जयपुर, इसके बाद फिर पुणे, इसके बाद फिर चेन्नई। मतलब अगले पूरे महीने घर पर नहीं रहेंगे हम? शायद 2-4 दिन। कितना मजा आएगा। रजत मुस्कुराता है। रिया को अभी भी यही लग रहा था, जितने ज्यादा दूर होंगे जिंदगी उतनी ही मजेदार होती जाएगी। लेकिन जिंदगी का हिसाब इंसान की खुशी देखकर नहीं चलता, उसकी जरूरत देखकर चलता है। और आदत चाहे घूमने की ही क्यों ना हो, अगर वो जरूरत बन जाए तो धीरे धीरे उसका रंग भी बदलने लगता है। जब इंसान किसी चीज को अपनी खुशी समझकर अपनाता है ना, तो उसे सिर्फ उसका रंग दिखाई देता है, उसकी थकान नहीं। रिया के साथ भी यही हुआ था। उसे लग रहा था जिंदगी अब हर महीने एक नया शहर लिख रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर नए शहर के पीछे एक पुराना शहर पीछे छूट रहा है, जिसे वो धीरे धीरे भूलने लगती है। रजत, अगला टूर कब है? कल रात को ही कंफर्मेशन आया है, लखनऊ जाना है। फिर से? काम है रिया, टूर नहीं रुकेगा। तो मैं भी चलूंगी। तुम चलती हो तो काम आसान हो जाता है, मुझे पैकिंग, खाना, एक्स्ट्रा काम सब देखना नहीं पड़ता। फिर तो मैं हमेशा चलूंगी आपके साथ। पहले महीने में एयरपोर्ट रोमांच लगता है, तीसरे महीने में आदत लगती है, और छठे महीने में वही एयरपोर्ट एक थकान बन जाता है, जो सिर्फ शरीर में नहीं दिमाग में भी उतरने लगता है। होटल रूम में, रजत, आज बाहर चलते हैं ना, शहर देखेंगे प्लीज। अरे भाई, मीटिंग है शाम तक। फिर मैं अकेली चली जाऊं? जा सकती हो, लेकिन रास्ता याद रखना, यहाँ हर शहर एक जैसा नहीं होता। अरे मुझे तो हर शहर अभी भी नया लगता है। अभी लगता है तो अच्छी बात है, मुझे तो हर होटल रूम अब एक जैसे लगने लगे। तुम एंजॉय कर रही हो, चलो अच्छी बात है। और यही अभी लगता है धीरे धीरे सबसे बड़ा झूठ बन जाता है, जिसे इंसान खुद से बोलता है और खुद ही मान भी लेता है। लेकिन हमारी रिया का मन अभी भी कहाँ भरा था, वो तो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। कुछ महीने बाद रिया अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल पर बात करती है। तू फिर बाहर है? हाँ, अभी जयपुर में हूँ। तू घर पर कब रहती है? घर तो बस लगेज बदलने की जगह बन गया है अब हमारे लिए। सही है सही है। वैसे भी तुझे घूमना पसंद था ना, तेरी लाइफ बन गई। था, मतलब अभी भी है, लेकिन अब समझ में नहीं आता मैं घूम रही हूँ या बस भाग रही हूँ। ये वो पहला पल था जब रिया के अंदर सवाल पैदा हुआ था, लेकिन उसने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इंसान नहीं वक्त देता है। अगला टूर, इस बार सिंगापुर जाना है। अच्छा, तुम्हें घूमना पसंद है ना? फिर इतना ठंडा अच्छा क्यों? हाँ, मतलब शायद। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पहले जितना एक्साइटमेंट होता था ना, अब थोड़ा कम हो गया है। रजत ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस फीलिंग को अच्छी तरह से जानता था। इतने सालों की ट्रैवलिंग के बाद उसे एहसास था कि घर में ना टिकना आखिर होता क्या है। इस बार सिंगापुर होटल पहुंचती ही पहले जैसा कुछ नहीं था। रिया बालकनी में खड़ी थी, नीचे शहर चमक रहा है। पहले मुझे लगता था मैं दुनिया देख रही हूँ, लेकिन अब लगता है मैं सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही हूँ और अंदर कुछ पीछे छूट रहा है। मुझे तो लगता है तुम होम सिक हो रही हो। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक लगेगा। घर सिर्फ
वो नहीं होता जहां इंसान रहता है। घर वो होता है जहां इंसान बिना वजह भी लौटना चाहता है। और रिया की सबसे बड़ी समस्या यही थी, वो हर जगह थी लेकिन कहीं भी लौटना नहीं था। रिया, इस बार कितने दिन में आ रही हो? माँ अभी तो टूर खत्म नहीं हुआ। तू हर बार यही बोलती है। माँ मैं कोशिश तो करती हूँ। कोशिश नहीं, तू बस आती नहीं। कितना वक्त हो गया तुझे मायके में आए हुए, हम तुझे बड़ा याद करते हैं। इस पर आ जाना बेटा। माँ की आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था जो हर बार कॉल के बाद और बड़ा हो जाता था। कई बार कॉल पर बात नहीं हो पाती थी क्योंकि कई जगहों पर नेटवर्क भी नहीं होता था, और अगली बार उस माँ की आवाज में शिकायत थोड़ी और भी ज्यादा नजर आने लगती थी। घर आने के कुछ दिन बाद, बहू तुम कब आती हो कब जाती हो, हमें तो समझ में ही नहीं आता। मम्मी जी मैं भी वही सोच रही हूँ क्या? कि मैं कहीं रुक क्यों नहीं पा रही हूँ। तुम्हें पता है रिया, पहले तुम हर जगह जाना चाहती थी, अब तुम हर जगह थकने लगी हो। शायद मैं समझ नहीं पा रही थी कि घूमना और लगातार भागना एक जैसा नहीं होता। यही कहानी पहली बार करवट लेती है, क्योंकि अब रिया को दुनिया नहीं बस ठहराव चाहिए था, लेकिन उसका मन अभी भी कई सारी ख्वाहिशों में उलझा हुआ था। इस बार जब वो लखनऊ गई तो उत्साहित भी थी, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर फोटो डालने के वक्त। रिया होटल में अकेली बैठी है, फोन में फोटोज स्क्रॉल कर रही है। मायका, ससुराल, पहला टूर, दूसरा टूर, तीसरा टूर, सब जगह वो है, लेकिन कहीं भी पूरा पल नहीं है। रजत, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। कि तुम्हें कभी लगता है कि ये सब बहुत तेज चल रहा है? ये तेज नहीं है रिया, ये मेरी नौकरी है। सही कह रहे हो, तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है ये। और किसी वक्त पर मैंने इसी नौकरी को देखकर हाँ कहा था, लेकिन अब क्या? अब कुछ हुआ है क्या रिया? नहीं, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं पैकिंग और बाकी छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। बस आज का दिन ही काम है रिया, कल हम घर वापस चल रहे हैं। ठीक है। इस बार जब रिया वापस घर आती है, इस बार कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, ना पैकिंग में हरी, ना एयरपोर्ट की सेल्फी, बस चुपचाप सूटकेस खुलता है। ना कोई नई चीज की खुशी थी, ना किसी जगह की स्पेशल चीज का शौक, बस था तो एक थकावट जो अब रुक कर कहीं आराम करना चाहती थी। इस बार इतने जल्दी वापस आ गए दोनों? मम्मी जी इस बार टूर छोटा था। अच्छा। रिया बैठ जाती है, बालकनी की तरफ देखती है। रजत, इस बार रिया कुछ बदली सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, कुछ तो बदल गया है शायद। और पहली बार रिया को समझ में आता है कि हर जगह जाना जिंदगी नहीं होती, कहीं रुक जाना भी जिंदगी होती है। और शायद उसने अब तक सिर्फ चलना सीखा था, रुकना नहीं। रिया, अगला टूर कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों? कंपनी ने नहीं, मैंने। तुमने? लेकिन क्यों? मुझे भी लगने लगा है हम घर को सिर्फ एड्रेस बना रहे हैं, होम नहीं। माँ और पापा यहाँ अकेले रहते हैं, हम वहाँ पास रहकर भी दूर होते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन अपने घर नहीं होते। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा चेहरा साल भर से नहीं देखा। अब बस कुछ वक्त रुकते हैं, ठहरते हैं, एक दूसरे को और अपनों को वक्त देते हैं। रजत, थैंक यू। कभी कभी इंसान को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे याद दिलाने की जरूरत होती है कि वो क्यों शुरू हुआ था। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब रिया घूमना नहीं छोड़ती, बस जीना सीखती है, एक पल में, कुछ वक्त के लिए, अपनों के साथ, अपनों के बीच। रागिनी, ओ रागिनी। जी मम्मी जी। ये क्या बनाया है? पूरा सूप बना दिया सब्जी का, पानी क्यों भरा इसमें? वो इन्हें ऐसी ही पसंद है मम्मी जी। क्या कहा? तुझे उससे ज्यादा मालूम है? नहीं मम्मी जी, वो कल बोल रहे थे कि। चुप कर, ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैंने तो बस उनके कहने पर ही। 3 साल हुए नहीं तुझे यहाँ आए, मुझे सिखाएगी? मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी जी। तुझ में इतनी अक्ल है क्या जो अपनी मर्जी चला रही है? मैं तो बस काम आसान कर रही थी। किसने कहा दिमाग लगाने को? जितना बोला जाए उतना किया कर। जी, आगे से ध्यान रखूंगी। रखने की जरूरत नहीं है, बस जो कहूँ वो सुन। दोपहर के वक्त रमेश हॉल में बैठे थे और रागिनी उनके लिए चाय लेकर आई। तो ये क्या था रागिनी? क्या हुआ पापा जी, चाय अच्छी नहीं बनी? शक्कर डालना भूल गई क्या? या माई कैसे आएगी चीनी? पापा जी, वो आपकी शुगर बढ़ी हुई थी ना। तो
मेरी मर्जी के बिना चाय बनेगी अब? डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया था। मुझे मत सिखाओ, 60 साल का हूँ, अपनी देख रेख जानता हूँ। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ही। रहने दो, अपनी ये फालतू की केयर अपने पास ही रखो। आपकी सेहत खराब हो जाती इसलिए कम डाली। ढंग से एक कप चाय बनाना भी नहीं आता और चली है ज्ञान देने। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुना, जब देखो तब घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहती हो। मैं तो बस। जाओ यहाँ से, मूड खराब कर दिया पूरा। शाम को अमित ऑफिस से थका हारा घर लौटा और कमरे में रागिनी पर चिल्लाने लगा। रागिनी, मेरा तौलिया कहाँ है? वो बाहर धूप में रखा है, सूख रहा है, लाती हूँ। सुबह से एक चीज अपनी जगह पर भी नहीं मिलती इस घर में। वो गंदा हो गया था इसलिए धो दिया था। सारा दिन घर में करती क्या हो तुम? एक काम टाइम पर नहीं होता। मैं सुबह से उठती हूँ और काम ही तो करती हूँ। ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम झेलो और घर आओ तो ये सिर दर्द। आप तो आते ही चिल्लाने लगते हैं। बस बहाने बनवाना सीख लो। रोना शुरू कर दिया फिर से। मेरी भी तो कोई फीलिंग्स है अमित। मम्मी पापा भी तुम्हारी वजह से सारा दिन परेशान रहते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं इस घर को तुमने क्या बना रखा है, पूरा कबाड़ खाना। रात के वक्त पूरे परिवार के सामने रमेश ने रागिनी को सबके सामने ताना मारा। भाई, मुझसे तो नहीं खाया जाता ये खाना। सही कह रहे हो जी, जब से आई है कलेश ही कलेश है। सुख शांति तो जैसे इस घर से गायब हो गई है। इसको तो इस घर में रहने का ढंग भी नहीं पता है। कोई मेहमान घर आ जाए तो ढंग से बात तक करना नहीं आता इसे। पापा जी, मैंने तो कभी किसी का अनादर नहीं किया। तो बीच में मत बोल रागिनी, बड़ों के सामने जुबान बंद रख। चाल ढाल ही अजीब है इसकी। कल शर्मा जी के सामने मुंह लटका रखा था। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पापा जी। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद कर। समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे समझाए। संस्कार नाम की चीज नहीं है। मैंने हमेशा सबकी बात मानी है। हाँ, दिख रहा है कितना मान रही है। चुपचाप बर्तन समेट और जा अंदर। अगले दिन सुबह कमला को शहर से कीर्ति का फोन आया और उसने पूरे उत्साह के साथ सबको इसके बारे में बताया। अरे सुनो जी, ओ अमित के पापा, जरा इधर आओ। अपनी कीर्ति का फोन आया था शहर से। हमारी लाडली बिटिया आज ही घर लौट रही है, पढ़ लिख कर आ रही है मेरी शेरनी। अरे सच में? चलो बहुत बढ़िया खबर सुनाई है सुबह सुबह। कितने महीनों बाद घर आ रही है। वैसे भी उसके बिना पूरा घर सूना सूना सा लगता है। जरा उसकी पसंद का खाना बनवा लेना आज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रागिनी, और रागिनी, सुन रही है ना? तो कीर्ति आ रही है आज। जाकर उसके कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर देना। धूल नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी। और हाँ, खाने में कुछ ढंग का खाना बना लेना आज। लो, अब एक और आफत आ रही है इस घर में। यहाँ पहले से ही सब लोग 24 घंटे मुझ पर आग बरसाने और कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। अब शहर वाली मैडम भी आ जाएगी। वो भी आएगी और यहाँ आग में घी डालने का ही काम करेगी। और क्या करेगी? क्या बुदबुदा रही है अकेले अकेले? जो काम बोला है वो सुना ही नहीं दिया क्या? या फिर से अपनी मर्जी चलानी है? जी मम्मी जी, मैंने सुन लिया है। मैं अभी जाकर कीर्ति का कमरा ठीक कर देती हूँ और चादर साफ बिछा देती हूँ। शहर से पढ़ लिख कर आ रही है ना, तो आते ही अपनी अलग ही दादागिरी और रौब दिखाएगी हम पर। इस घर में तो वैसे ही मेरी कोई इज्जत नहीं है, अब एक और ताने मारने वाली बढ़ गई। दोपहर के वक्त कीर्ति अपना बैग और सामान लेकर घर पहुंची, जहां सबने मिलकर उसका स्वागत किया। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी। देखो आपकी कीर्ति आ गई। शहर की गर्मी से तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। शुक्र है घर पहुंच गई। अरे आओ मेरी बच्ची, खुश रहो, नजर ना लगे तुझे। देखो कितनी कमजोर हो गई है शहर में रह रहकर। वहां टाइम पर खाना वाना खाती थी कि नहीं? अरे हाँ जी, बिल्कुल सूख गई है मेरी बच्ची। तू अंदर चल, आराम से बैठ, थक गई होगी है ना? हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। वैसे तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है वहाँ? मम्मी, पढ़ाई तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। इस बार के प्रोजेक्ट में मुझे पूरे कॉलेज में बेस्ट मार्क्स मिले हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, अपनी बहू रानी कहाँ है? हमारी प्यारी भाभी दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ होगी? किचन में मुंह फुलाकर बैठी होगी हमेशा की तरह। जब देखो तब इस घर में उदास चेहरा लेकर घूमती रहती है। तू उसके बारे में मत पूछ, अपना मूड मत खराब कर। हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। जब से आई है घर का माहौल ही अजीब करके रखा है। तू बैठ, मैं उससे बोलती हूँ कि तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ नाश्ता बना कर लाए। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? पापा आप लोग तो भाभी के पीछे ही पड़ गए। मैं खुद ही किचन में जाकर उनसे मिल लेती हूँ, सरप्राइज दूंगी उन्हें। कीर्ति चुपके से किचन में भाभी से मिलने गई, जहाँ रागिनी गुमसुम खड़ी काम कर रही थी।
सरप्राइज भाभी, कैसी हो आप? देखो आपकी लाडली ननद आ गई है। अब मुझे जल्दी से अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिलाओ। अरे कीर्ति, तुम आ गई। नमस्ते। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, शहर से आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? रास्ते में बस वगैरह टाइम पर मिल गई थी क्या? भाभी, रास्ता तो बिल्कुल ठीक था, पर आपके चेहरे का ये क्या हाल है? आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं और आप इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं कीर्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस रात को ठीक से नींद नहीं आई थी ना, इसलिए थोड़ा सिर भारी हो रहा है। और कुछ नहीं, तुम बस बेकार में चिंता कर रही हो। भाभी, आप मुझसे झूठ मत बोलो। मैं वो बच्ची नहीं रही जो आपकी आंखों की उदासी ना समझ सके। मम्मी पापा भी बाहर आपके बारे में कुछ अजीब बातें कर रहे थे। क्या बात है? मुझे साफ साफ बताओ ना। कीर्ति, प्लीज इस बारे में यहाँ मत बात करो। मम्मी जी देख लेगी तो फिर से नई बहस शुरू हो जाएगी। तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर टेबल पर आती हूँ। रात के वक्त डिनर करने के लिए पूरा परिवार खाना खाने बैठा, जहाँ कीर्ति ने सबके बिहेवियर को गहराई से नोट किया। इस घर का माहौल इतना स्ट्रेंज और हैवी क्यों लग रहा है? कोई किसी से खुलकर बात नहीं कर रहा। सब इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे घर में कोई अजनबी सा आ गया हो। मम्मी, ये क्या बनाया आज? सब्जी में नमक का नामो निशान नहीं है। भाभी ने आज फिर खाना ढंग से नहीं बनाया। कीर्ति आई है, कम से कम आज तो ढंग का खाना बन जाना चाहिए था। वो अमित, मैंने नमक तो बराबर डाला था, पर शायद दाल में थोड़ा कम रह गया होगा। मैं अभी अंदर से नमक का डिब्बा लेकर आती हूँ, आप ऊपर से डाल लो। रहने दे, तेरे हाथ में तो स्वाद ही नहीं है बहू। मैं क्या करूं, रोज का यही ड्रामा है इसका। एक दिन भी खाना परफेक्ट नहीं मिल सकता है इस घर में। कीर्ति, देख रही है ना तू, कैसी बहू मिली है हमें। ओह गॉड, यहाँ तो भैया भाभी की बॉन्डिंग भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। भैया बात बात पर भाभी पर चिल्ला रहे हैं और मम्मी पापा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरी फैमिली में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। अमित सही कह रहा है, इसे तो बस पूरे घर का मूड खराब करना आता है। सारा दिन पता नहीं करती क्या रहती है कि एक वक्त का खाना भी चैन से खाने नहीं मिलता। पापा भैया प्लीज, आप लोग खाना खाते वक्त इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? नमक कम है तो ऊपर से डाला जा सकता है, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? कीर्ति, तू शहर से आई है, तुझे नहीं पता यहाँ रोज रोज का यही सीन होता है। तू बस अपना खाना खा और इस मैटर में बीच में मत पड़। नहीं भैया, मैटर तो बहुत सीरियस है। घर के सब लोग मिलकर भाभी को टारगेट कर रहे हैं और वो बेचारी अंदर ही अंदर घुट रही है। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, वरना ये घर बिखर जाएगा। सुबह के वक्त किचन में कमला रागिनी को गली सड़ी सब्जी फेंकने पर डांट रही थी, तभी कीर्ति वहां आई। रागिनी, ये क्या किया तूने? इतनी सारी सब्जियां कचरे में फेंक दी। पैसे के पेड़ पर उगते हैं जो इस तरह बर्बाद कर रही है। मम्मी जी, वो नीचे से पूरी तरह से गल गई थी। अगर मैं उन्हें वैसे ही बना देती तो वो खाने लायक नहीं रहती, इसलिए मैंने सिर्फ खराब हिस्सा काट कर फेंका है। मम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें क्या गलत किया है? आप फालतू में उन पर गुस्सा कर रही हैं। अरे देख ना कीर्ति, तू तो शहर में रहती है, तुझे क्या पता। देख कैसे इसने सब्जियों को काट कर खराब किया है। अच्छी भली सब्जियां थी ये। मम्मी, सब्जियां वहां पे खराब हो रही थी, तभी तो भाभी ने उस चीज को काटा ना। आप गली सड़ी सब्जियां खाओगे, उससे बीमार भी पड़ोगे ना। अगर हम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर में इससे ज्यादा पैसा लग जाएगा। भाभी ने तो हमारा फायदा ही किया है, अच्छा ही किया है। आप ही बताओ, फूड पॉइजनिंग हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? शाम को अमित अपने बेडरूम में रागिनी पर चिल्ला रहा था और कीर्ति दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ना तुम ढंग से खाना बना सकती हो, ना कुछ कर सकती हो। मम्मी पापा की देखभाल तक नहीं होती तुमसे, मेरा भी ख्याल नहीं रखती हो। कोई भी चीजें मुझे टाइम पर कहीं पे भी नहीं मिलती है इस घर में। क्या हुआ भैया, इतनी जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? पूरा घर सिर पर उठा रखा है आपने। देखना कीर्ति, तेरी भाभी को डेली भर की अक्ल भी नहीं है, कोई भी ढंग से काम नहीं करती। जब देखो तब चीजें लेट कर देती है। भैया, भाभी सारा दिन काम करती है, वो आपका भी ऑन टाइम टू टाइम काम करके देती है। अब वो जरा सा लेट हो गई नाश्ता बनाने के लिए या आपके कपड़े वपड़े बिस्तर पर नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं, आप खुद रख लो। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी? वो मम्मी पापा की भी तो देखभाल कर रही है ना, वो उनको भी देखती है। वो मिनट में आवाज लगाते हैं तो उनके पास भी भागना पड़ता है। वो आपकी धर्मपत्नी है भैया, प्यार से बात क्या करो। रमेश हॉल में बैठे थे और रागिनी उनके लिए दूध लेकर आई, जिसे देखते ही रमेश भड़क उठे। इतना गर्म दूध दे रही है मुझे, तुझे पता नहीं है क्या? मैं कटोरी के साथ दूध को पीता हूँ, तू जानबूझकर ऐसा दूध लेकर आई है। क्या हुआ पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हो भाभी पर? उन्होंने क्या कर दिया? देखना कीर्ति, कितना गर्म दूध लेकर आई है, मेरी जीभ जल जाएगी इतनी जोर की। वो तो चाहती यही है कि मेरी जीभ जल जाए और मैं बीमार पड़ जाऊं। पापा,
वो गर्म दूध देकर गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी जीभ जल जाए। आप 10 मिनट बाद दूध पियोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अगर वो ठंडा दूध देती तो आप बोलते कि ठंडा दूध लाकर दे दिया। भाभी को तो दूध रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब आप पी रहे हो, वो कटोरी लाना भूल गई होगी आपके लिए, तो आप प्यार से आवाज लगा देते। आप लोग सब भाभी के ऊपर जब देखो चिल्लाते ही रहते हो। रात को कीर्ति ने लिविंग रूम में मम्मी पापा और भैया को एक साथ बिठाकर साफ शब्दों में समझाया, आप लोग बात बात पर भाभी के ऊपर चिल्लाते रहते हो। लगा लो बाय चांस ये यहाँ से चली गई, कभी भी चली गई, तो क्या आप लोग रह पाओगे? करेगा कौन इस घर का काम? कीर्ति तू ज्यादा मत बोल, बहू है तो काम तो करेगी ही ना। मम्मी आज आपकी देखभाल वही कर रही है और कोई नहीं कर रहा। मैं भी बाहर पढ़ती हूँ। पापा मैं भी रोज रोज नहीं आती हूँ यहाँ पे। आज भाभी है तो टाइम पर मम्मी का ख्याल रखती है, दवाई देती है मम्मी को। मम्मी मंदिर जाती है तो मंदिर तक छोड़ कर आती है, लेकर आती है, घर के सारे काम काज करती है, भाई को ऑफिस भेजती है। पर कीर्ति उसे भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। भैया शाम को आप लोग कहीं से भी आते हो तो खाना मिलता है ना, घर खुला मिलता है ना। इस घर में ताला लग जाएगा अगर भाभी चली गई तो। कम से कम उसको तो समझो कि वो अकेली है, वो किसी से अपना दुख नहीं बता पाती है, और आप सब है कि उसके ऊपर चढ़े रहते हो। उसके अंदर अच्छाइयां भी तो ढूंढो, वो खाली बुराई थोड़ी ना करती है। रात के वक्त लिविंग रूम में कीर्ति की बातें सुनकर कमला ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने उन्हें बीच में ही रोका। अरे कीर्ति तुझे पता नहीं है, बहू का तो काम यही होता है कि वो घर के सारे तौर तरीके सीखे और सबको खुश रखे। हम कोई उस पर जुल्म थोड़ी ना कर रहे हैं। मुझे सब पता है मम्मी, आप इस चीज को लॉजिकली सोचो। अपना पुराना चश्मा हटाकर देखो, अगर शहर में आप किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करोगे ना जैसा आप लोग यहाँ भाभी के साथ कर रहे हैं, तो आजकल कोई नहीं निभाता। आजकल की जो लड़कियां होती है ना, वो बात बात पर 5-5 मिनट में घर छोड़कर मायके चली जाती है, और सिर्फ जाती ही नहीं है, कोर्ट कचहरी करके दहेज में भारी भरकम पैसा मांग लेती है साथ में। हमारे घर में ऐसा थोड़ी ना होगा, हम तो बस उसे समझाते ही हैं। मम्मी समझाने और 24 घंटे ताने मार के नीचे दिखाने में बहुत फर्क होता है। अगर भाभी ने वाकई तंग आकर ऐसा कुछ कदम उठा लिया या वो कोर्ट चली गई तो क्या करोगे आप लोग? आपको तो ये भी अंदाजा नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। कीर्ति तो कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रही है। रागनी ऐसी नहीं है, वो घर को समझती है। भैया वो समझती है इसलिए चुप है, लेकिन किसी के सब्र का इम्तिहान उतना ही लेना चाहिए ना जितना वो सह सके। जब आप लोग सुबह शाम उस पर चिल्लाओगे तो वो कब तक झेलेगी? वो भी तो एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है जिसे जब चाहो जैसे चाहो डांट लिया। तब कीर्ति ने अमित और पापा को घर के खर्चे और काम वाली बाई का उदाहरण देकर व्यवहारिक तरीके से समझाया। आपको पता भी है आजकल काम वाली बाइयां कितनी महंगी आती है। शहर हो या गांव, आज के टाइम पर एक काम वाली बाई रखोगे ना तो वो इतनी महंगी आती है ना कि झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए ही 20-20 हजार रुपए लेती हैं, और उतने पैसे लेने के बाद भी उनके नखरे अलग होते हैं। मन किया तो आई, मन किया तो छुट्टी पर चली गई। हाँ ये बात तो सही है, आजकल के नौकर चाकर बहुत पैसे ऐंठते हैं और काम भी ढंग से नहीं करते। वही तो पापा, बाहर की काम वाली बाई 20,000 लेकर भी आपको 2 वक्त का ढंग का खाना नहीं देगी ना, और ना ही आपकी बीमारी में आपकी सेवा करेगी। अगर भाभी ने आप लोगों के इस बर्ताव से तंग आकर आप लोगों से पैसे वैसे मांगने शुरू कर दिए, या वो ये घर छोड़कर चली गई कुछ वक्त के लिए बाहर, तो कहाँ से क्या करोगे आप लोग? कौन संभालेगा रसोई और कौन करेगा आपकी सेवा? यार कीर्ति बात में तो तेरी दम है, हमने कभी इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं, हम तो बस अपनी मर्जी थोपते चले गए। इसलिए तो कह रही हूँ भैया, तो शांति से जो वो कर रही है उसे एक्सेप्ट करो ना। वो सुबह से रात तक बिना थके बिना सैलरी के इस घर को स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। अगर आप लोग उसे थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट दोगे तो वो और खुश होकर इस घर के लिए काम करेगी। उसे भी लगेगा कि हाँ इस घर में उसकी कोई वैल्यू है। कीर्ति की बातें सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया, और रमेश और अमित को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। कीर्ति बेटा तूने आज हमारी आंखें खोल दी। 60 साल की उम्र हो गई है मेरी, पर सच कहूँ तो अपनी ही बहू को समझने में मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। मैं तो बस अपने गुस्से में उसे कुछ भी बोल देता था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कीर्ति। मैं ऑफिस का सारा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन घर लाकर रागिनी पर निकाल देता था। मैं भूल गया था कि वो मेरी लाइफ पार्टनर है, कोई पंचिंग बैग नहीं। मुझसे भी गलती हुई है। मैं सास होने के रौब में बस उसकी कमियां ही देखती रह गई। कभी ये नहीं सोचा कि वो बेचारी अकेले पूरा घर का बोझ उठा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को अपनी गलती समझ में आ रही है। भाभी बहुत अच्छी है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, बस उन्हें आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग बदलोगे
तो ये घर अपने आप बदल जाएगा। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे से रागिनी पर कभी बिना वजह नहीं चिल्लाऊंगा। और कमला, तुम भी जरा अपनी इस आदत को बदलो। हाँ जी, अब मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी, कभी बात बात पर टोकूंगी नहीं। अगले दिन सुबह अमित किचन में गया और उसने रागिनी के काम में हाथ बटाया, जिससे पूरे घर की फिजा बदल गई। रागिनी, लाओ ये चाय के कप मैं बाहर टेबल पर रख देता हूँ। और हाँ, कल शाम को मैंने जो तुम पर गुस्सा किया था ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अमित, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कप मत उठाइए, मैं खुद ले आऊंगी। और सॉरी मत कहिए। आप मेरे पति हैं, आपका पूरा हक है मुझ पर। लेने दे बहू, आज से इसे भी समझ आना चाहिए कि किचन संभालना कितना मुश्किल काम है। और सुन रागिनी, आज शाम की चाय तू अपने हाथ की ही मीठी मीठी बनाना। मुझे तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मेरे लिए भी वैसी ही चाय बनाना बहू, जैसे तुम कल बना रही थी। डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। तुमने मेरे भले के लिए ही चीनी कम की थी। जी पापा जी, मैं अभी आप सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। देखा भाभी, इस पूरी प्रॉब्लम का यही सबसे बेस्ट और परमानेंट सोल्यूशन था। अब हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सब एकदम हैप्पी है।